हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड 2026 के बोर्ड एग्जाम्स के पेपर के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, एमपी बोर्ड में 1 मार्क्स के 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आते हैं आपके वन आंसर, वन वर्ड और सेंटेंस में आंसर देने वाले क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर, जिसमें आपके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, एक ऑप्शन आपको चूज करना पड़ता है, मैच द करेक्ट पेयर और ट्रू फॉल्स। तो वन बाय वन आज हम इन सभी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 2026 एग्जाम के आपका जो पहला क्वेश्चन था वो था राइट द आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जिसकी जो डोमेन है, डोमेन हमारे पास क्या होती है, डोमेन होती है बच्चों -1 से 1। डोमेन क्या होती है, -1 से 1। और रेंज क्या होती है, रेंज होती है हमारे पास -π/2 से π/2। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे रेंज पूछी है तो हम इसकी रेंज बता देंगे। इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी हमारे पास, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। इंटरवल जो रहेगा वो कैसा रहेगा, क्लोज रहेगा। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइंस इक्विवेलेंस रिलेशन। हमसे क्या पूछ रहा है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन करना है। आप जानते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अब एग्जाम में आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, आप डेफिनेशन लिखेंगे अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, a relation R on set A is called an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। क्लियर हुआ आपको इतना? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राइट द मिनिमम वैल्यू ऑफ, हमें एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन यहाँ पे दे रखा है हमें 1 - x + x² अपॉन में 1 + x + x², जहां पर x रियल दे रखा है। हमें ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि x कैसा दे रखा है, रियल दे रखा है। हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे इस फंक्शन को y के बराबर। तो हमने y इक्वल्स टू मान लिया 1 - x + x² अपॉन में 1 + x + x², ये मान लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा y + xy + x²y, ये मिल जाएगा, y का इंटू इन तीनों में होगा, इक्वल्स टू में हमें क्या मिलेगा 1 - x + x²। अब इन सबको हम एक साइड ले जाएंगे, इन तीनों टर्म्स को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x²y - x²। x²y ये ना, -x² इधर आकर ये नेगेटिव का हो गया, प्लस xy + x, ये इधर से xy आ गया, -x जब उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, प्लस y - 1 = 0। अभी हम देखेंगे कि x में क्वाड्रेटिक बन गई है, x² y - 1 प्लस x y + 1 प्लस y - 1 = 0। अभी x में क्वाड्रेटिक बन गई है। x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं क्या होती है, ax² + bx + c, यही होती है। तो यहाँ पर a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट। तो a की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी हो गई, y - 1। a की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, y - 1। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, y + 1, तो b की वैल्यू हो गई y + 1, और जो कांस्टेंट पार्ट होता है वो हमारे पास c होता है, तो c की वैल्यू हमारे पास हो गई यहाँ पे y - 1। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि x की वैल्यू रियल है। अब रियल है तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे। अब रूट्स अगर रियल होंगे तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। b² - 4ac की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगी, 0 होगी। अब b² की वैल्यू रख दो, तो b² कितना है हमारे पास, y + 1, y + 1 का होल स्क्वायर -4 × a की वैल्यू कितनी है, y - 1, c की वैल्यू कितनी है, y - 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर हुआ। ओपन कर लो इसको, y² + 1 + 2y -4, ये y - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो y² + 1 - 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो y² + 1 + 2y -4y² - 4 + 8y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा माइनस का 3y², क्योंकि y² - 4y² है तो क्या बचेगा, माइनस का 3y²। 2y + 8y है तो ये हमारे पास बचेगा 10y, 1 - 4 बचेगा -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी हमारे पास अगर हम माइनस का इंटू कर देंगे तो 3y² - 10y + 3 हो जाएगा। माइनस से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा <0।
इसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो 3y² माइनस 9y माइनस वाई प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास अगर हम 3y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 1 माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो सॉरी y माइनस 3 आएगा, यहाँ पे भी हम कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो y माइनस 3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास बच जाएगा 3y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अगर हम इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे बच्चों तो ये y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, और इधर हो गया हमारे पास 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो 2y की वैल्यू आ गई। नंबर लाइन पर हम इन वैल्यूज को पुट कर लेंगे। नंबर लाइन पर अगर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 3 इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। अब हम देखेंगे कि किस इंटरवल में हमारे पास वैल्यू फंक्शन की पॉजिटिव मिलेगी और किस में नेगेटिव मिलेगी। 3 से बड़ी कोई वैल्यू अगर हम लेते हैं, 3 से बड़ी वैल्यू जैसे हम 6 ले लेते हैं, तो 6 के लिए ये फंक्शन जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। आप यहाँ पे पुट करके देखेंगे तो वैल्यू कैसी देगा, पॉजिटिव देगा। 1/3 से 3 के लिए अब ऑल्टरनेट चलेंगे तो इधर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। हमें यहाँ पे इक्वेशन की वैल्यू चाहिए नेगेटिव, इक्वेशन की वैल्यू हमें कैसी चाहिए, नेगेटिव। तो ये वाला पार्ट हम चूज कर लेंगे। इक्वल्स टू का साइन लग रहा है तो कॉर्नर वैल्यूज भी इंक्लूड हो जाएंगी, यानी यहाँ पर जो y की वैल्यू है बिलोंग करेगी 1/3 से 3 तक। यानी इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है हमारे पास वो कितनी हो जाएगी 1/3 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। जो हमारे पास गिवन फंक्शन दे रखा है इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास आएगी 1/3। तो हमसे मिनिमम वैल्यू पूछिए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। क्लियर हुआ आप लोग? चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट द जनरल सॉल्यूशन। हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर हमें क्या दे रखी है बच्चों, ये दे रखी है हमें dx/dy प्लस p1x इक्वल्स टू q1, ये दे रखी है हमें। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो p1 और q1 है वो किसके फंक्शन होंगे, वो y के फंक्शन होंगे, क्योंकि इक्वेशन जो है वो dx/dy के फॉर्म की है। तो यहाँ पर y के फंक्शन होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। अब अगर हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e की पावर इंटीग्रेशन p1 dy, यही आ जाएगा। अब जनरल सॉल्यूशन जो इसका होगा वो होगा x डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन q1 जो यहाँ पर है डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस पूरे का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में प्लस c। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख देंगे। इंटीग्रेटिंग की अगर हम फैक्टर की वैल्यू रखेंगे तो x डॉट e की पावर इंटीग्रेशन p1 dy यही हो जाएगा इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन q1 डॉट e की पावर इंटीग्रेशन p1 dy इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y प्लस c। तो ये हमारे पास इसका क्या निकल कर आएगा, जनरल सॉल्यूशन निकल कर आएगा। देखिए आंसर में भी आपको यही दे रहा है। क्लियर हुआ आपको? चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट हमसे कह रहा है कि इफ E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट। यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि वो E और F कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F निकालना। यहाँ पर E और F जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है E इंटरसेक्शन F की। तो एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है कि जब भी दो हमारे पास इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे E और F इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इनके जो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट में ये फॉर्मूला हमेशा वर्क करेगा, क्योंकि दो फंक्शन जब हम इंडिपेंडेंट प्रूफ करते हैं तो हम यही प्रूफ करके दिखाते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F के बराबर है तो फंक्शन कैसे हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब फंक्शन इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F किसके बराबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F के बराबर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 पार्ट इस क्वेश्चन। 6 पार्ट हमसे कह रहा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। दो फॉर्में होती हैं लाइन की इक्वेशन लिखने की, एक तो वेक्टर फॉर्म होती है और दूसरी होती है कार्टेशियन फॉर्म। अब वो कह रहा है कि जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास होकर जा रही है, तो लाइन के जो पॉइंट से पास होकर जा रही है वो है हमारे पास x1, y1, z1। ठीक, और लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं, डायरेक्शन कोसाइन की हमें वैल्यू दे रखी है l, m, n। तो ये फॉर्मूला है, आप सभी को पता है, जब भी लाइन किसी फिक्स पॉइंट से पास होकर जाती है और उसके डायरेक्शन कोसाइन दे रखे होते हैं तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन l इक्वल्स टू y माइनस y1 ओवर m इक्वल्स टू z माइनस z1 ओवर m, जो कि यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद करना था। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, अब लास्ट पार्ट आता है। वन वर्ड में 7 क्वेश्चन आए थे तो हम 7 पार्ट पर आ गए। देखिए, राइट द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, 1 से 3 लिमिट और dx हमें निकालना। ठीक है, 1 से 3। अब dx लिख रहा है तो उसको हम 1 डॉट dx लिख सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 0 हो गया।
अब डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट लग गई तो 1 से 3 लिमिट लगेगी। अब एक बार हम इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो 3 हो गया, माइनस साइन लगाएंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर इसका कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपने देखा कि जो 1 मार्क्स में जो पहले आपके क्वेश्चन आया था आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें ये बताना है कि चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसका। सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमसे कह रहा है कि इफ आर इज अ रिलेशन इन अ सेट एन, आर एक रिलेशन है जो कि एन सेट पर डिफाइन है। एन क्या होता है, नेचुरल नंबर पर डिफाइन, एन मतलब नेचुरल नंबर। आर रिलेशन हमें यहाँ पे दे रखा है कि आर में वो ये कह रहा है कि ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर आएगा। कब आएगा, जब ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, बी माइनस 2 के बराबर होगी। और यहाँ पे एक कंडीशन हमें दे रखी है कि बी की वैल्यू किससे बड़ी है, 6 से बड़ी है। तो हम 1 बाय 1 हर एक ऑप्शन को पुट करके देखेंगे इसमें कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए इसमें पहली बात तो ये है कि बी की वैल्यू 6 से बड़ी है। पहले ऑप्शन में जो बी की वैल्यू है वो 4 है, क्योंकि 2,4 दे रखा है। अब बी की वैल्यू यहाँ पे 4 है जो कि 6 से बड़ी नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो पहले ही नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हम चेक भी नहीं कर, क्योंकि टाइम भी तो बचाना है हमें बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगले वाले पे चले 3,8। अब 3,8 हमें दे रखा है, तो इसके हिसाब से अगर हम 3,8 लेंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू 3 हो गई और बी की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें क्या दे रखा है कि ए की वैल्यू बी माइनस 2 के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे इसको पुट कर दो, 3 इक्वल्स टू 8 माइनस 2, तो ये हमारे पास आ गया 3 इक्वल्स टू 6, जो कि गलत रिलेशन। तो यानी ऑप्शन बी भी इसका गलत हो गया। अब हम ऑप्शन सी को चेक करेंगे। ऑप्शन सी में हमें क्या दे रखा है, 6,8, यानी ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे, ए की जगह हमने 6 रखा, बी की जगह 8 माइनस 2, तो ये 6 इक्वल्स टू 6 आ गया, सही आ गया। यानी ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर गया। तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी। आंसर में भी हमें क्या दे रखा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए और बी हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आप सभी को पता है कि हमारे पास ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है। यही होता है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर हमें वही मैट्रिक्स वापस मिल जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। तो ए मैट्रिक्स हमने ली, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर, और बी का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर। ये गिवन है क्योंकि हमें दे रखा है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अब हमें ये बताना है कि ए बी माइनस बी ए कैसी मैट्रिक्स होगी। हमें क्या बताना है, ए बी माइनस बी ए, तो हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, यही हो जाएगा। कौन सी आइडेंटिटी लगाई हमने, हमने आइडेंटिटी लगाई ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब यहाँ पे इनटू आ गया। अब अगर हम ए बी ट्रांसपोज खोलते हैं तो वो रेसिप्रोकल खुलता है, तो ये होता है हमारे पास बी ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में जब मल्टीप्लाई होता है तो जब हम ट्रांसपोज को ओपन करते हैं तो वो रेसिप्रोकल में होता है, उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे इसे, तो ये हमारे पास हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस, अब इसको ओपन करेंगे तो ये भी उल्टा ओपन होगा, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब ऊपर कंडीशन हमें देखिए क्या दे रखी है कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर, क्योंकि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर, क्योंकि बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा बी ए माइनस ए बी। अब देखिए यहाँ पे ए बी माइनस बी ए लिख रहा है, यहाँ पे बी ए माइनस ए बी लिख रहा है, तो अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये ए बी माइनस बी हो जाएगा। यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जब ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बच्चों क्या होता है कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस, यही होता है ना, उसके नेगेटिव के बराबर होती है। तो यहाँ पर ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज नेगेटिव है, ए बी माइनस बी आ गया, तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स कैसी हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो इसका आंसर हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर।
जनरल सॉल्यूशन है बच्चों, जनरल सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन। और कितने ऑर्डर का है? फोर्थ ऑर्डर का। तो आप ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट निकालेंगे तो जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने ही आर्बिटरी कांस्टेंट उसमें आएंगे। तो ये फोर्थ ऑर्डर की है तो इसमें आर्बिटरी कांस्टेंट कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? जनरल सॉल्यूशन की। अगर मान लीजिए जनरल की जगह यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाता, कैसा आ जाता? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाता तो वहां पे जो आर्बिटरी कांस्टेंट है वो 0 हो जाते। तो जनरल सॉल्यूशन में तो इतने होंगे जितना उसका ऑर्डर होगा, तो यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर की है तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अगर इसकी जगह पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहता तो फिर कितने हो जाते? 0 हो जाते। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी ऑर्डर का हो तो उसमें आर्बिटरी कांस्टेंट कितने होंगे? 0 होंगे। लेकिन जनरल सॉल्यूशन में जितने ऑर्डर का होगा उतने ही आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे। सेकंड ऑर्डर की है तो 2 होंगे, थर्ड ऑर्डर के 3। यहाँ पे कितने ऑर्डर की है? फोर्थ ऑर्डर की, तो आर्बिटरी कांस्टेंट कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? तब प्रिंसिपल वैल्यू, हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे हमारे पास है क्या? साइन इनवर्स 1/रूट। अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। अब प्रिंसिपल वैल्यू हमें पता है कि साइन इनवर्स में -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है। ये तो हमें पता ही है कि साइन इनवर्स की जो वैल्यू है, जो रेंज है, वो कहां से कहां तक लाई करती है? -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे देखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? π/4 की। तो हम इसके लिए π/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी? π/4 निकल कर आ जाएगी। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या निकल कर आएगी? π/4 निकल कर आएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास? बी ऑप्शन हो गया, π/4। चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट हमसे कह रहा है इफ ए इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ए जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है। आप सभी को बच्चों ये बात पता है कि जब हम किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स का इनटू करते हैं तो हमें क्या मिलता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। ये आप सभी को पता है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई, तो एक का डिटरमिनेंट भी बराबर होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स बराबर डिटरमिनेंट ऑफ आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए बी का हमें फॉर्मूला पता है कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी हम निकालते हैं तो बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर डिटरमिनेंट ऑफ आई कितना हो गया? 1। आई आइडेंटिटी एलिमेंट होती है, उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या निकल कर आता है? 1 निकल कर आता है। अब मैं अगर यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालूं तो वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। या तो आप सिंबल बना दीजिए डिटरमिनेंट का, या डी लिख दीजिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना निकल कर आ गया? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। कौन सा पार्ट मैच कर रहा है? ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ऑप्शन बी तो मैच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? चलिए आगे चलो। 6 पार्ट इसका। 6 पार्ट हमसे क्या कह रहा है? हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू में हमें दे रखा आई डॉट जे क्रॉस के, आई डॉट जे क्रॉस के, ये दे रखा है बच्चों। फिर हमें क्या दे रखा है? प्लस का साइन लगा रखा है, जे डॉट आई क्रॉस के, फिर के डॉट आई क्रॉस जे। अब यहां पे हमें रूल पता होने चाहिए। हमें ये पता है कि आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी होती है? के। जे क्रॉस के की वैल्यू कितनी होती है? आई। और के क्रॉस आई की वैल्यू कितनी होती है? जे। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। देखिए आई डॉट जे क्रॉस के, जे क्रॉस के कितना है? आई। तो यहाँ पे आई आ जाएगा, प्लस का साइन लगाया जे, आई क्रॉस के। अब देखिए यहाँ पे था के क्रॉस आई, यहाँ पे क्या लिख रहा है? आई क्रॉस है, रिवर्स हो गया। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का जे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम के क्रॉस आई करते हैं तो जे आता है। अगर हम इसको आई क्रॉस जे कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन लग जाएगा। आगे बढ़े, प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, इसकी वैल्यू कितनी होगी? के। अब डॉट प्रोडक्ट का भी रूल होता है कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। तो आई डॉट आई कितना हो गया? 1। माइनस साइन बाहर आ गया, जे डॉट जे कितना हो गया? 1। के डॉट के कितना हो गया? 1। इस 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 1। यानी जो क्वेश्चन दे रखी थी इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? 1। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सी ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। चलिए अब थर्ड टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड टाइप के जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए थे वो थे फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं।
देखिए कैसे, पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स। आप सभी को पता है ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स है तो वही वापस मिल जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ई की पावर एक्स हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यूनिक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब हमें ए एक्स इक्वल्स टू बी एक इक्वेशन दे रखी है, वो कह रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन है। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो आप भी सभी को पता है कि यूनिक सॉल्यूशन है तो उसका मतलब ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बी। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी से हम निकालते हैं, ये आप सबने पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको यूज करना होता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम लिख देंगे कि यूनिक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू बी इज गिवन बाय एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे एक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा दो चीजें पूछी जाती है, एक तो ऑर्डर पूछा जाता है और एक डिग्री पूछी जाती है। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी हाईएस्ट ऑर्डर कितनी बार ज्यादा से ज्यादा डिफरेंशिएट हुआ है उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स है, यानी वाई विद रेस्पेक्ट टू एक बार डिफरेंशिएट हुआ। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है लेकिन वाई एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है, ऑर्डर 1 है। यहाँ पर हम देखेंगे दो बार डिफरेंशिएट हुआ है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, यानी वाई को विद रेस्पेक्ट टू दो बार डिफरेंस, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म इसमें ये हो गया। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑर्डर तो पूछा नहीं है हमसे, हमसे क्या पूछी यहाँ पे, डिग्री। अब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है वो क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है हमारे पास डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर तो कुछ है ही नहीं, बाय डिफॉल्ट पावर कितनी होती है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाए। क्लियर हुआ। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी डिग्री क्या हो गई हमारे पास 1 हो गई। चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट हमसे क्या कहता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमें एक फंक्शन दे रखा है बच्चों एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है रियल से, तो हमें इसकी क्या निकाल ली है, मिनिमम वैल्यू निकाल ली है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि आप एक्स स्क्वायर का कर्व बना लीजिए, तो एक्स स्क्वायर का कर्व कुछ इस तरीके से बनता है। तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू मिलती है वो 0 पे 0 ही मिल जाती है, 0 पुट करने पे। और वैसे हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव वैल्यू तो देता नहीं है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा तो 0 से बड़ी देगा। तो इसकी मिनिमम जो सबसे छोटा पॉजिटिव है वो कौन सा है, 0 है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अ क्वांटिटी डैश एज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आपको पता है ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन में डील करती है वो क्या होती है, वेक्टर होती है। तो वेक्टर एक क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अगर डायरेक्शन नहीं होगा तो क्वांटिटी स्केलर हो जाएगी। यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है तो क्वांटिटी कैसी होगी, वेक्टर होगी। तो इसका बहुत ही आंसर सरल है, आप ओरली कर सकते हैं इसको। चलिए अगला, अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कब कहलाती है, इफ इट इज ओनली, अब भाई देखो कॉलम मैट्रिक्स है तो हमें पता है सभी को कि कोई भी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कब कहलाएगी, जब उसमें एक ही कॉलम होगा। कितने कॉलम होंगे, एक कॉलम होगा, तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 कॉलम हो जाएगा। चलिए अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, मैच द करेक्ट पेयर। यहाँ पे हमें करेक्ट पेयर मैच करने हैं, ठीक है। अब देखिए पहला क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन साइन 2x, इंटीग्रेशन साइन 2x। अब इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x। 2x का डिफरेंशिएशन यानी 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। यही होता है बच्चों इंटीग्रेशन। सबसे पहले हमने साइन 2x का इंटीग्रेशन करा, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। 2x के डिफरेंशिएशन से हम 2 से डिवाइड कर दिया, प्लस का हमने क्या लगा दिया, c लगा दिया। अब आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी वाला। तो फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट का डी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हमने लिख दिया फर्स्ट का डी ऑप्शन। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे dx अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये किसका, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स, ये आपको याद रखना है। इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो सेकंड का क्या हो गया, ईओ। थर्ड हमें इंटीग्रेशन दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, dx अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स। देखिए कहाँ पर है टेन इनवर्स एक्स, जी पर, तो इसका क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, तो थर्ड का क्या हो गया, जी हो गया। क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला ही होता है, वो आपको याद रखना है। फॉर्मूला होता है इसका 1/2a लॉग मॉड में x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए प्लस का c। ये एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ए लिख दिया। चलिए अगला बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, अब क्या कर दिया उन्होंने, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होगा बच्चों 1/2a लॉग, अब न्यूमरेटर में आएगा a प्लस एक्स और डिनोमिनेटर में आएगा a माइनस एक्स प्लस का c। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो किससे मैच कर आएगा ये, f वाले से। तो इसका आंसर हमारे पास f हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इंटीग्रेशन cos 2x, यहाँ पे sin 2x का था, अब इंटीग्रेशन किसका दे दिया है, cos 2x का। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो ये हो जाएगा sin 2x। 2x के 2 से हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। तो 6 पार्ट का हो जाएगा बी ऑप्शन। लास्ट पार्ट हमसे कह रहा है इंटीग्रेशन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ये भी फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। या तो आप इसको याद कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि देखिए एक ऑप्शन बचा सी, बाकी सब तो फिल हो गए, तो सेवेंथ का हमारे पास क्या होगा, सी होगा। और अगर और कहीं आ जाता है तो आपको याद भी करना पड़ेगा। तो याद करने के लिए x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी। आप इसको याद भी कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ आपको, समझ में आ गया। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स। देखिए पहला क्या है इसमें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्युनिकेटेड। वो ये कह रहा है कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, अगर हम उनका मल्टीप्लाई कर दें तो वो कम्युनिकेटिव होंगी। कम्युनिकेटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे दो मैट्रिक्स हमने ले ली तो a इंटू बी, बी इंटू ए के बराबर होना चाहिए। ये किसका मतलब होता है, कम्युनिकेटिव का। कम्युनिकेटिव का मतलब क्या होता है कि a मल्टीप्लाई बी बराबर बी मल्टीप्लाई ए, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं a1 0 0 a2, ये हमने a मैट्रिक्स ले ली। एक दूसरी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं b1 0 0 b2, हमने डायगोनल मैट्रिक्स ही लेनी है क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स नहीं रखा है। अब हम यहाँ पे ए बी करते हैं बच्चों, ए बी निकालते हैं। तो a1 0 0 a2, b1 0 0 b2, यही हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए a1 b1 इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का 0 में करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब a1 का 0 में करेंगे तो 0, b1 b2 का 0 में करेंगे तो 0। सेम यहाँ पर 0 इंटू b1 0, a2 इंटू 0 0, 0 पे 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा a2 b2। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या निकल कर आ गया हमारे पास, a1 b1 0 0 a2 b2। यानी जब हमने डायगोनल मैट्रिक्स का इंटू करा तो उसके डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गए। a1 का b1 से इंटू हो गया, a2 का b2 से हो गया। अब देखिए b कॉमा ए करके देख लीजिए। अब हम बी ए करेंगे तो हमने लिखा b1 0 0 b2 a1 0 0 8, ठीक है बच्चों। अब इसका मल्टीप्लाई करते देखिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 का a1 में होगा b1 a1, 0 का 0 में होगा प्लस का 0, ये हो जाएगा। b1 का 0 में होगा 0, 0 का a2 में होगा तो 0, 0 का a1 में होगा 0, b2 का 0 में होगा 0, यहाँ पे 0 का 0 में होगा 0 प्लस b2 a2, ये हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिल गया बच्चों, ये मिल गया हमें b1 a1 0 0 b2 a2। तो आप देखिए कि ये दोनों जो है वो सेम आ गए, इनका कोई डिफरेंस तो है नहीं, क्योंकि हम a1 b1 को b1 a1 तो लिख ही सकते हैं, मल्टीप्लाई में कोई फर्क तो पड़ता नहीं।
तो हमारे पास सेम आ गया, यानी ए भी किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया। कब? जब डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये गिवन स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू हो गया कि अगर हमारे पास हम दो डायगोनल मैट्रिक्स का इनटू करते हैं सेम ऑर्डर की, तो वो क्या होता है, कम्युनिकेटिव होता है। मल्टी जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्युनिकेटिव नहीं होते हैं, डायगोनल वाले केस में हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड नंबर से क्या कह रहा है, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये स्टेटमेंट है, वो कह रहा है दो कोलिनियर वेक्टर तो उनके मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होंगे। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे वेक्टर कैसे दे रखे, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है पैरेलल वेक्टर, यही तो होता है। अब ऐसा क्या जरूरी है कि पैरेलल वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो? मान लीजिए कि एक वेक्टर मैंने ये बनाया ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर मैंने ये बना दिया बी वेक्टर। अब इनके डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल वेक्टर है, लेकिन इन दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो ऐसा कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि दो पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर हमेशा सेम मैग्नीट्यूड के हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। लाइन ऑफ सपोर्ट सेम होती है उनकी, यानी वो एक लाइन के पैरेलल होते हैं, बस ये कंडीशन होती है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि उनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो। नेक्स्ट पार्ट, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट द कन्वर्स इज नॉट। वो ये कह रहा है हर एक डिफरेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। बात सही है गलत है? बिल्कुल सही। जो हर एक डिफरेंशियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता ही होता है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। अगर वो एल एस डी इक्वल्स टू आर एस डी की कंडीशन को फॉलो करेगा तो वो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं आप, जैसे आप एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स ले लीजिए। अब हमें पता है कि मॉड एक्स जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है। मॉड एक्स फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस, लेकिन वो जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है, क्योंकि जीरो पे हमें शार्प पॉइंट मिलता है, कॉर्नर मिलता है। तो हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा लेकिन इनवर्स ट्रू नहीं होगा। एग्जांपल आपके सामने, मॉड एक्स कंटिन्यूअस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, ट्रू फॉल्स का फोर्थ पार्ट है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें दे रखा है ए और बी दो इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो वो कह रहा है कि ये तभी ट्रू होगा जब ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 के बराबर होगी। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, तो हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये 1 के बराबर हो गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर है। तो ये कंडीशन कब ट्रू होगी बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर है। तो ये कंडीशन कब ट्रू होगी, ये कंडीशन तब ट्रू होगी जब जो ए है वो ए के सारे एलिमेंट किस में आ जाए, बी में आ जाए, यानी ए किसका सबसेट हो जाए, बी का सबसेट हो जाए। अगर ए सबसेट हो गया बी का तो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल आएगा, ए निकल आएगा। तो इस केस में ए फाई तो नहीं होगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। और दूसरी बात, अगर ए फाई के बराबर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो फिर 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें कंडीशन क्या दे रखी है, नहीं ए अगर फाई के बराबर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। कंडीशन क्या दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड, वो कह रहा है एक डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री अगर वो डिफाइंड है तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है। ये बात बिल्कुल सही है, ऑर्डर और डिग्री हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर ही में ही होती है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है एक फंक्शन है एफ एक्स से वाई पर डिफाइन है, इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू वाई। अब हमें बताया कि कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है, ऑन टू तब होता है जब रेंज किसके बराबर हो जाती है, कोडोमेन के बराबर हो जाती है। जब किसी फंक्शन की रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाएगी तो फंक्शन कैसा कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि रेंज अगर हम इस फंक्शन की निकालेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ एफ, ये तो लिखेंगे। कोडोमेन कितना यहाँ पे, अब फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ पर डिफाइन है, एक्स से वाई पर डिफाइन है। तो ये वाला जो एक्स सेट है ये किसको दिखाता है, डोमेन को। वाई किसको दिखाता है, कोडोमेन को। यही तो है बच्चों। तो यहाँ पे कोडोमेन कितना हो गया, वाई हो गया। तो रेंज अगर वाई के बराबर हो जाएगी तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ये बिल्कुल स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट। क्लियर हुआ आपको।
तो आज की इस वीडियो में हमने 2026 बोर्ड एग्जाम पेपर के 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चनों को कवर किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको ये पूरा 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है समझ में आ गया होगा। अब अगर इस तरीके का या इस टाइप का कोई क्वेश्चन इस साल भी एग्जाम में आएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।